All right. So, hello everyone. Here we are with this video, and this is to give, like a lot of videos we have taken on how you can excel cracking those questions that are going to be there in the MHCT examination. So, including all the questions of logical reasoning, specifically critical reasoning question stems, different question stems. We have worked upon those 25, 25, 25 questions each we took. All right, top 100 questions we did just to give you more content to practice and to discuss things with you. We have come up with this video as well. In this video, this is gonna be a kind of a marathon kind of video where extensively we are going to go after solving a lot of questions. तो हम उन questions को करने वाले हैं. साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के लिए जो आपके अगेन कंसेप्ट्स रिक्वायर्ड हैं उन जो कंसेप्ट्स को हम लोगों को एक बार फिर से देखना पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है कि भाई ये देख लेना चाहिए, या कुछ चीजें हमसे मिस हो जाती है, हम भूल जाते हैं कुछ चीजें. तो प्रॉपर रिवीजन यदि रहता है तो उस रिवीजन के साथ वो चीजें सही हो जाती हैं. तो हम उसी तरीके से काम करेंगे. ठीक है. वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट topics. Again, the topics that we have included in today's session would be statement and assumptions, statement and conclusions, statement and courses of action, and in the end we have strong and weak arguments. तो जैसे जैसे हम लोगों को ये टॉपिक्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे आई गिव यू ब्रीफ आइडिया अबाउट द प्रोसेस एंड द अप्रोच जिससे आपको इन क्वेश्चंस को क्रैक करना होता है. ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन टाइप एंड द टॉपिक एज यू कैन सी हियर is strong and weak arguments. तो हमारे पास ये directions हैं. Each question given below is followed by two arguments numbered 1 and 2. You have to decide which of the argument is a strong argument and which of the argument is a weak argument. So we have in total 20 questions of arguments. ठीक है. तो arguments के हमारे पास 20 questions हैं यहाँ पर. उन 20 questions को हम लोगों को solve करना है. ठीक है. अब आर्ग्यूमेंट में हम लोग करते क्या है, हमें ये पता है कि यदि आप आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करने के लिए जाओ तो हाउ डू यू डिफाइन एन आर्ग्यूमेंट. टू डिफाइन एन आर्ग्यूमेंट वी एक्चुअली कंसीडर द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट एंड कंक्लूजन. तो कोई भी एक क्लेम ऑथर ने किया है और उस क्लेम की जो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है, इसके कॉम्बिनेशन को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. फिर हमारे पास दो टर्म्स जो कि यहां पर इस क्वेश्चन स्टेम में है या इस क्वेश्चन में है, वो है कि हमें स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स और वीक आर्ग्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है. तो हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स. अब हम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स किन आर्ग्यूमेंट्स को बोलते हैं. वी कंसीडर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दोज आर्ग्यूमेंट्स जिनके अगेंस्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स मिलना या तो इम्पॉसिबल है, या फिर उनके अगेंस्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट लेके आना या उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट लेके आना बहुत डिफिकल्ट है. वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हो गए. ऐसे ही वीक आर्ग्यूमेंट्स कैसे होंगे. वीक आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे जिनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हमें इजीली मिल जाए. ठीक है. हमें बहुत मेहनत ना करना पड़े, हम उसको रिफ्यूट कर दें, हम उसको डिबेटेबल बना दें, हम उस पर क्वेश्चन क्रिएट कर दें, हम ऑब्जेक्ट कर दें उसके ऊपर. तो ये बहुत सारी जो बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग है उससे ही चीजें बहुत क्लियर हो जाती है. तो हमने क्या बोला, आर्ग्यूमेंट क्या है, तो हमें आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया आर्ग्यूमेंट क्या है ना. मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आपका रिविजन हो जाए. फिर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट क्या है, वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बता दिया. नाउ इन द एंड दी क्राइटेरिया जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, एंड द क्राइटेरिया जिससे हम डिसाइड करते हैं कि जो कोई आर्ग्यूमेंट जो है वो वीक आर्ग्यूमेंट है. तो इफ आई से कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का क्राइटेरिया क्या होंगे, इसके की फैक्टर्स क्या होंगे, तो हम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के लिए जो लेते हैं दैट इज इन द वेरी फर्स्ट प्लेस जो हमें पता है कि यदि हम यूनिवर्सल ट्रुथ ले लें, हम साइंटिफिक फैक्ट्स ले लें, ठीक है, हम नेशनल इंटरेस्ट में बात करें, हम बात करें
पब्लिक इंटरेस्ट में, हम सोशली डिजायरेबल थिंग्स के बारे में बात करें, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स। वेयर इज यदि आप वीक आर्ग्यूमेंट्स के लिए जाएंगे तो वीक आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो कि इररिलेवेंट हो सकते हैं, जो क्वेश्चन है जो डिस्कशन चल रहा है उससे इररिलेवेंट निकल के आएगा तो भी वीक आर्ग्यूमेंट होगा। फिर हम ये देख सकते हैं कि हमें वहां पर कोई कंपैरिजन नहीं दिखना चाहिए, यदि कंपैरिजन दिख रहा है तो वो कंपैरिजन हमें वीक आर्ग्यूमेंट देगा। हमें किसी का ओपिनियन नहीं दिखना चाहिए, यदि वो ओपिनियन है तो वो वीक आर्ग्यूमेंट देगा। हमें किसी भी तरीके से कोई भी आर्ग्यूमेंट विद इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि हम उसको वेग आर्ग्यूमेंट कंसीडर करके उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो इररिलेवेंट हुआ, कंपैरिजन हुआ, ओपिनियन हुआ, वेग हुआ, फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया यदि कोई, तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है तभी भी वो वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। सो ऑल दीज फैक्टर्स विल वर्क। ठीक है, तो अब जब अपन क्वेश्चंस पे जा रहे हैं तब हमें ये चीजों को दिमाग में रखना है और इन्हीं के बेसिस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई विल गिव यू टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, ऑन द फर्स्ट स्लाइड यू हैव गॉट टू क्वेश्चंस, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 यू कैन इजीली ऑब्जर्व देयर। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है। ठीक है, चलिए सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। दिस स्टेटमेंट रीड्स कि शुड सिलेक्शन टेस्ट बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेदर देन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो भाई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्या डिस्क्रिप्टिव की जगह। डिस्क्रिप्टिव का मतलब जो सब्जेक्टिव पेपर्स हम लोग देते थे वो सब्जेक्टिव, जहां पे वो आंसर राइटिंग एंड ऑल दैट इज डिस्क्रिप्टिव टाइप। ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज। ठीक है, तो सिर्फ वहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, 5 ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन चूज करना है। यू विल गेट द आंसर करेक्ट तो आपको सही नंबर मिल जाएंगे, यदि इनकरेक्ट जाता है नेगेटिव मार्किंग होगी, यदि तो वो नेगेटिव हो जाती है। मगर वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बीच का ये डिफरेंस है। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट नंबर 1 यहां पर बोलता है कि यस ऐसा होना चाहिए बिकॉज द असेसमेंट ऑफ आंसर्स टू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज फेयर एंड इंपार्शियल। व्हाई एंड हाउ यू कैन से दिस। इफ दिस इज कमिंग आउट टू बी ट्रू तो फिर उस यस को जस्टिफाई कर देगा। अब मुझे बताओ कि फेयर और इंपार्शियल हो सकता है क्या। हाँ, फेयर और इंपार्शियल हो सकता है। कैसे? क्योंकि यदि सब्जेक्टिव आप डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर दे रहे हो या डिस्क्रिप्टिव टाइप आपने रिस्पॉन्सेस कोड करे तो उसकी मार्किंग भी उसी तरीके से सब्जेक्टिव होगी। बट यदि वो एमसीक्यू बेस्ड है या ऑब्जेक्टिव है तो उसकी मार्किंग उसी तरीके से पार्शियल भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। इफ द पर्सन इज गेटिंग द आंसर करेक्ट यू विल हैव टू अवॉर्ड दैट पर्सन द मार्क। ऑलराइट, यू कैन नॉट से कि क्योंकि तुम्हारा करेक्ट है मगर उतना करेक्ट नहीं है इसलिए तुम्हें उतने नंबर नहीं इतने नंबर मिलेंगे। तो ये फेयर और इंपार्शियल होने के फेवर में जाएगा। तो फर्स्ट वन इज वैलिड। Second, no, the descriptive type test is certainly a better tool than objective type test. Now, if you say it is certainly a better tool, so here you are actually giving your opinion. So इस पे तो कोई डिबेट कर सकते हैं ना, कोई यही बोल देगा कि why and how, तो फिर आप उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो फिर यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन आएगा दैट वुड बी ओनली 1। हम कोड्स में आंसर नहीं दे रहे हैं, हम क्योंकि हमारा इंटेंशन उनको सॉल्व करना और उनसे सीखना है इसलिए हम उसको स्ट्रेट अवे ऐसे ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 2, शुड स्टेट लॉटरीज बी स्टॉप्ड। स्टेट लॉटरीज को बंद कर देना चाहिए क्या, ये उनका कहना है। वहां पर ये वो बोल रहे हैं स्टेट लॉटरीज को हमें स्टॉप कर देना चाहिए क्या। आर्ग्यूमेंट नंबर 1 बोलता है हाँ कर देना चाहिए बिकॉज गवर्नमेंट शुड नॉट प्रमोट गैम्बलिंग हैबिट्स। ठीक है, और दूसरा बोलता है ना नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट विल लूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जाएगा। अब जब हम इन ऑप्शंस को चेक करते हैं, इन आर्ग्यूमेंट्स को हम चेक करते हैं तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे कॉल्स लेने पड़ते हैं कि भैया आर्ग्यूमेंट नंबर 1 है तो वो इंडिविजुअली करेक्ट है या नहीं, आर्ग्यूमेंट नंबर 2 है तो वो इंडिविजुअली करेक्ट है या नहीं। तो जिस तरीके से ये इंडिविजुअली करेक्ट या इंडिविजुअली इनकरेक्ट निकलते हैं उस बेसिस पर हम कॉल लेते हैं। आप बिल्कुल एक साथ देखोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको इधर और लगेगा यदि वो बोथ है तो, मतलब यदि दोनों के दोनों ही करेक्ट हैं तो एक यस बोल रहा है एक नो बोल रहा है तो यू विल ऑलवेज फील कि ये तो बोथ ही होना चाहिए फिर।
तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमने यहां पर बोला शुड स्टेट लॉटरीज बी स्टॉप्ड, तो आर्गुमेंट नंबर 1 सेज यस गवर्नमेंट शुड नॉट प्रमोट गैम्बलिंग हैबिट्स, तो दिस इज व्हाट पब्लिक डिजायर्स, पीपल डिजायर, क्योंकि भाई आप यदि पेरेंट फिगर हो तो फिर आपको ऐसी हैबिट्स को प्रमोट करना नहीं बनता, तो फर्स्ट वन इज वैलिड। Second, no government will lose a large amount of revenue, and if you will stop the lotteries, तो ये जो अपने आप में आर्ग्यूमेंट है, आई एम नॉट सेइंग कि ये ऊपर वाले आर्ग्यूमेंट को सुपरसीड करेगा या नहीं करेगा, ये उसको ओवरशैडो कर देगा या नहीं कर देगा। इंडिविजुअली कॉल लेने का मतलब ये कि अपने आप में ये सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड है या नहीं। तो आप देखो इसमें बोला है कि नो गवर्नमेंट विल लूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड दिस कैन हैपन, यस दिस कैन हैपन। इफ दिस हैपेंस, क्या ये उसके नो को जस्टिफाई करेगा? हाँ वो कर देगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन आपके पास आना चाहिए बोथ। दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। ओके चलिए लेट्स मूव फर्दर। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 and 4 पे। So this is question number 3, this is question number 4. I'm giving you time to read these statements, then we will discuss these. ओके सो थर्ड क्वेश्चन रीड्स, वो ये बोल रहा है कि शुड इंडिया हैव नो मिलिट्री फोर्स एट ऑल, क्या हमारे पास मिलिट्री फोर्स नहीं होनी चाहिए? पहला बोलता है कि नो, नहीं होनी चाहिए। अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड डू नॉट बिलीव इन नॉन वायलेंस। अब उसने क्या बोला है? शुड इंडिया हैव नो मिलिट्री फोर्स एट ऑल। इसका आंसर नो दिया है, का मतलब क्या है कि हाँ भाई होनी चाहिए। अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड डू नॉट बिलीव इन नॉन वायलेंस, तो दूसरी कंट्रीज जो है वो नॉन वायलेंस में बिलीव नहीं करती। एंड सेकंड, यस मैनी इंडियंस बिलीव इन नॉन वायलेंस। तो जस्ट बिकॉज मैनी इंडियंस बिलीव इन नॉन वायलेंस, इसलिए हमारे पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए पे कॉल हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये सम वाला केस आ जाएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं निकल के आएगा। तो पहला एक एलिमिनेट, सेकंड एक एलिमिनेट हो जाता है। अब यदि फर्स्ट वाले को देखो तो वो क्या बोल रहे हैं? नो अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड डू नॉट बिलीव इन नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस में बिलीव नहीं करती। तो पहले तो आप ये क्लेम कर रहे हो, मगर ये याद रखो कि आप कंपैरिजन को नहीं लेके चलते, है ना। तो यदि आप कंपैरिजन को लेके नहीं चलते हो तो दिक्कत होगी। बट यहां पर यदि आपके सोवरिटी का मामला है, आपके डिफेंस का मामला है, और वो ये बोल रहा है कि देयर कैन बी अ थ्रेट एंड अगेंस्ट दैट थ्रेट वी मस्ट हैव आवर डिफेंस रेडी, सो फॉर दैट पर्पस यू कैन से कि आप पहला वाला वैलिड हो सकता है। तो यहां पर आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे। शुड पर्सनल टैक्स बी अबॉलिश्ड इन इंडिया। अब उसने क्या बोला है कि जो पर्सनल टैक्स है उसको खत्म कर दें, क्या अबॉलिश कर देते हैं इंडिया में। पहला बोलता है हाँ कर दो, इट विल मोटिवेट पीपल टू अर्न मोर। इज दिस द ओनली वे टू मेक देम टू मोटिवेट देम टू अर्न मोर? तो क्योंकि लोगों को और कमाने का मोटिवेशन मिलेगा इसलिए टैक्स हटा देना, दैट कैन गो अगेंस्ट एज वेल। And second, no individual must learn to share their wealth with other people. And वो बोल रहे हैं कि they must learn to share their wealth with other people. Now, if you are saying this कि भाई उनको सीखना ही पड़ेगा कि वो अपनी वेल्थ को दूसरों के साथ शेयर करें, इसके लिए आप पर्सनल टैक्स ले रहे हो, तो आप देखो शेयर करने का मतलब आप किस सेंस में ले रहे हो उस चीज पे डिपेंड करता है कि आप इसके आंसर को इफेक्टिवली मार्क कर पाते हो यहाँ पे या नहीं कर पाते हो। जब उसने बोला है कि भैया उनको सीखना चाहिए ये चीज को, या उनको ये समझ में आना चाहिए, तो अब आप पर्सनल टैक्स के बारे में बात कर रहे हो वहां पर, ठीक है। और उस रिस्पेक्ट में, पर्सनल टैक्स के रिस्पेक्ट में, ये जो स्ट्रेट अवे आपका स्टेटमेंट आएगा वो एक अकेला इकलौता तरीका नहीं हो सकता, और भी तरीके हो सकते हैं, नॉट, ठीक है। मूविंग फर्दर, फिफ्थ, बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी प्रीमियर्ड, सो इन केस यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, वी विल नो डाउट रिस्पॉन्ड टू इट, ठीक है।
फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेटमेंट हेयर ऑन योर स्क्रीन, फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देखो, अब जब ये फिफ्थ स्टेटमेंट बोल रहा है, ये क्या है? शुड आर्टिकल्स ऑफ ओनली डिजर्विंग ऑथर्स बी अलाउड टू बी पब्लिश? ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ डिजर्विंग ऑथर्स के ही जो आर्टिकल्स हैं उन्हीं को पब्लिश करना चाहिए क्या? आर्ग्यूमेंट नंबर 1 यहां पर बोलता है यस इट विल सेव अ लॉट ऑफ पेपर व्हिच इज इन शॉर्ट सप्लाई। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू सेव पेपर? बाय जस्ट लेटिंग ओनली अ फ्यू पीपल राइट इन दैट पर्टिकुलर कंटेंट टू बी, आई मीन लाइक दैट इज सपोज टू बी प्रिंटेड एज वेल। तो जरूरी नहीं है, अब उसका भी ओवर कंजम्पशन हो सकता है, तो भाई फर्स्ट वन तो एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द डिजर्विंग एंड द अनडिजर्विंग। खुद सोचो, हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? कैसे करोगे कि भाई क्या कौन डिजर्विंग है कौन डिजर्विंग नहीं है? किसी को चेतन भगत अच्छे लग सकते हैं, किसी को वो खराब लग सकते हैं, किसी को वो यूज के लग सकते हैं, किसी को वो नहीं लग सकते हैं। कौन उन्हें डिजर्विंग बोलता है, कौन उन्हें डिजर्विंग नहीं बोलता है, ये सब्जेक्टिविटी है इस चीज में। अब यदि इस चीज में सब्जेक्टिविटी है तो वहां पर एक क्लियर लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती, तो ये सेकंड में बोला गया है, इसलिए आपका आर्ग्यूमेंट नंबर सेकंड जो है वो स्ट्रांग है फिफ्थ के लिए। सिक्स्थ देखो, शुड टैक्सेस ऑन कलर टेलीविजन बी फर्दर इंक्रीज? तो कलर टेलीविजन पे जो टैक्सेस है उनको हमें और बढ़ा देना चाहिए क्या? तो पहला आर्ग्यूमेंट नंबर 1 बोलता है कि कलर टेलीविजन इज अ लग्जरी आइटम एंड ओनली रिच पीपल बाय देम। अब हैव अ लुक एट दिस थिंग, when the time you say only rich people buy them, वहीं से वो इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि अनवारंटेड हो जाएगा ये। सेकंड, नो टेलीविजन आर बॉट बाय पुअर टू। अब यदि वो गरीब भी खरीद रहे हैं तो भी आप उसको बढ़ाओ नहीं, तो भी नहीं हो सकता, वो टेलीविजन है। यदि आप ये बोलोगे कि गरीब भी कल ऑडी खरीद रहा है, तो एक काम करो, उस गरीब, ये गरीब का डेफिनेशन हो गया, फिर तो गरीब खरीद तो टेलीविजन ही रहा है ना, तो आप सेकेंड वाले को भी एडमिट नहीं कर सकते। तो यहां से आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए नाइदर फॉर दिस क्वेश्चन।